दीपावली के अगले दिन मंगलवार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण खंडग्रास है। इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है और इसके साथ साथ खंडग्रास सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूतक की टाइमिंग क्या होगी, इन सब बारे में बात करते हैं प्रयागराज में ज्योतिषाचार्य पंडित गुंजन वार्ष्णेय जी से। गुंजन जी, ये बताइए कि इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या खास संयोग इस बार बन रहा है और इसकी टाइमिंग क्या है? जी, 27 साल बाद ये योग बन रहा है। इस तरह का जो ग्रहण है वो लग रहा है जिसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। आंशिक सूर्य ग्रहण कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है ये। इसका जो समय है, यूनिवर्सल समय की बात करें तो दोपहर में 2:29 से ये ग्रहण लगेगा, जिसका मध्यकाल 4:30 पे और जो मोक्ष होगा वो शाम को 6:32 पर होगा। भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दोपहर में 4:15 पे ये ग्रहण दृश्य होगा और 6:15 पर इसका मोक्ष होगा। मोक्ष काल को लेके थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि सूर्यास्त के समय जहाँ जिस समय पे सूर्यास्त होगा वही समय ग्रहण काल का जो मोक्ष समय है वही कहलाया जाएगा। सूतक की बात करें तो सूतक सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लगता है, तो इस ग्रहण का जो सूतक है वो रात्रि अर्धरात्रि 24 और 25 की अर्धरात्रि 2:29 पे लग जाएगा, जो कि भोर में ही है 24-25 की रात्रि में। तो इस दौरान जो मंदिरों के कपाट होंगे वो बंद कर दी जाएगी, पूजा अर्चना निषेध होती है इस दौरान? जी बिल्कुल, पूजा पाठ निषेध है। पूजा पाठ के साथ जितने भी कपाट हैं मंदिरों के वो बंद हो जाएंगे। 2:29 अर्धरात्रि में ही जो महानिशाप काल पूजा कर रहे होंगे, लक्ष्मी पूजा कर रहे होंगे, उन्हें भी 2:30 से पहले ही पूजा अपनी संपन्न करनी होगी। उसके बाद पूजा पाठ निषेध है। भगवान का दर्शन भी इस समय नहीं किया जाता है। कोशिश की जाती है कि मानसिक जाप से ही भगवान को रिझाया जाए। अच्छा, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 4:40 से सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है और इसका जो समय है वो 6:15 तक है, लेकिन सूर्यास्त पहले हो जाएगा। ऐसे में जो ग्रहण का मोक्ष काल है वो क्या माना जाएगा? जी, इसका जो मोक्ष काल है वो 5:24 माना जाएगा, क्योंकि जो सूर्यास्त हो रहा है प्रयागराज में वो 5:24 पे होगा। तो हम मान सकते हैं कि जो ग्रहण का पूरा काल है वो 4:40 से लेके 5:24 तक के बीच में ही माना जाएगा। इसी दौरान जितने भी कार्य ग्रहण काल के दौरान बताए गए हैं, मानसिक जाप, वो सब करना रहेगा। अच्छा, इस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा रहेगा या सूतक काल लगा रहेगा तो क्या क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए? जी, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जैसे दान पुण्य, ये सारे कर्म जो हैं वो ग्रहण काल के बाद में किए जाते हैं। सब्जी काटना, गर्भवती स्त्रियां जो हैं वो सब्जी ना काटें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उनकी संतान को कोई कष्ट हो, आने वाली संतान को। कोशिश की जाती है कि मानसिक जो जाप है वो भगवान की तरफ रिझा होना चाहिए। हमारा जो मन है वो भगवान की तरफ होना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन पे हावी होना चाहता है, तो हमें कोशिश करनी है कि भगवान का नाम अगर हम जाप करते रहेंगे तो वो सारी नकारात्मक शक्तियां हमसे दूर होती चली जाएंगी। तो मानसिक जाप करते रहें। कोई भी ऐसा कार्यक्रम अगर टीवी पे देख रहे हैं तो वो भी भगवान से ही जुड़ा होना चाहिए। कोई भी धार्मिक पुस्तक हम पढ़ सकते हैं। इस दौरान भोजन नहीं ग्रहण किया जाता। जो ग्रहण काल जितना समय हमने बताया उस समय के दौरान भोजन निषेध है, भोजन भी नहीं करना चाहिए। और जितना भी घर में पका हुआ भोजन है उसमें पहले से ही तुलसी दल डाल देना चाहिए। तुलसी माना जाता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक क्वालिटीज़ होती हैं तुलसी में, साथ ही तुलसी को बहुत शुद्ध भी माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हम पूजा उपासना भी करते हैं, तो तुलसी दल सब में डाल देंगे जिससे कि जो नेगेटिविटी है वो हमारे भोजन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अच्छा, आपने बताया कि जो ग्रहण काल होगा या उससे पहले जो सूतक लगा होता है उसमें पूजा पाठ जो होती है वो निषेध होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं वो गंगा या दूसरी जो पवित्र नदियां होती हैं उनके जल में खड़े होकर के मंत्रों का जाप करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो वो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या कुछ कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गंगा में स्नान करना हमेशा ही अच्छा माना गया है। चाहे कोई भी पवित्र नदी हो उसमें स्नान कर सकते हैं। भगवान यानी कि मूर्ति का स्पर्श नहीं करते। मूर्ति कोई भी भगवान की होगी उसका स्पर्श और दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन गंगा अविरल है, बहती है, एक जगह से दूसरी जगह तक बह जाती है। तो जितने कण हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं वो अगले ही पल दूसरी जगह चले जाते हैं। तो गंगा में स्नान करना और उसमें खड़े होकर मंत्र जाप करना ग्रहण काल के दौरान, सूतक काल के दौरान माना गया है कि उसे करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, ग्रहण काल जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो उस समय स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य काल जो हमने बताया उस समय स्नान करना चाहिए और ग्रहण मोक्ष के दौरान स्नान करना चाहिए। अगर व्यक्ति तीनों समय ना स्नान कर पाए तो ग्रहण जब मोक्ष हो रहा होता है
उस समय स्नान करे, साथ ही जो मंत्र उसको आता है, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में जो मंत्र बनाया गया है वही मंत्र व्यक्ति बोलेगा तब उसको फल मिलेगा। जो मंत्र, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, और भी कुछ नहीं तो ओम गणेश, जो भी मंत्र उसके मन से निकले, हृदय से निकले, उसी मंत्र का अगर वो जाप गंगा में खड़े होकर स्नान करके करें तो उसको नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि 27 साल बाद ये संयोग बन रहा है, तो किस तरीके का संयोग बन रहा है, और देश की अगर हम बात करें, भारतवर्ष की, तो किस तरह का प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का पड़ने वाला है? जी, 27 साल बाद जो योग बन रहा है उसमें ग्रह नक्षत्रों का बहुत अधिक प्रभाव रहेगा। इस दिन जो ग्रहों की स्थिति है, नक्षत्रों की स्थिति है, जिस नक्षत्र में लग रहा है, तुला राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है और खंड ग्रास लग रहा है, तो ये सारी जितनी भी मिलावट, मतलब मिले जुले प्रभाव होते हैं, वो 27 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। देश और धरती की बात की जाए तो देश के लिए अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो थोड़ी बहुत उठापटक पूरे वर्ष भर रहेगी, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव 15 दिन तक रहता है और आम जनमानस में, लेकिन देखा जाए तो पूरा वर्ष या अगले ग्रहण लगने तक इसका प्रभाव रहता है। तो पॉलिटिक्स में हम देखें तो थोड़ी उठापटक रह सकती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा औसत से अधिक होगी। जनमानस की बात करें तो प्रभावित ज़्यादा होंगे, राशि के जितने भी राशि के लोग हैं वो प्रभावित होंगे ही होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें अलग अलग राशियों की, तो अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव अच्छा रहेगा वो रहेगा वृष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए और मकर राशि के लिए। इन 4 राशियों के लिए बहुत ही सुखमय रहने वाला है। बाकी सभी राशियों के लिए कष्टकारी रहेगा। मेष राशि वालों को जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, उनके जो जीवन साथी हैं उनको कोई ना कोई कष्ट सामना कर सकते हैं। मिथुन राशि को कोई ना कोई भय बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, उनका कार्य बहुत विलंब से होगा। इसके बाद बात करें सिंह राशि की तो अच्छा ही है। कन्या राशि की, कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए कोई ना कोई क्षति या हानि हो सकती है। कन्या राशि के लिए मानसिक उलझनों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है कन्या राशि वालों को। तुला राशि में ही ग्रहण है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होगा, उन्हें उपाय ज़रूर करना है। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करें तो उन्हें भी कोई ना कोई हानि का सामना करना पड़ सकता है, कोई ऐसा समाचार उनके जीवन में आएगा जो उनके लिए अशुभ रहेगा। धनु राशि के लिए अच्छा है, मकर राशि के लिए भी अच्छा है। कुंभ राशि को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, उनका कोई अपमान या मानहानि हो सकती है। और मीन राशि के लिए मृत्युतुल्य कष्ट इस ग्रहण ने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े या कम से कम पड़े, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, उसके लिए दान शास्त्रों में बताए गए हैं। जब भी हम अपने जीवन का कुछ अंश दान करते हैं तो कहा जाता है कि हमने उस चीज़ का टैक्स दे दिया। जैसे हम लोग इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, कोई भी टैक्स भरते हैं तो उससे हम अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। इसी तरह से शास्त्रों में लिखा गया है कि अपने अंश का कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो ये ऐसे पर्व बनाए गए हैं या ग्रहण काल होता है तो इस समय हमें अपने अंश का कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अलग अलग राशियों के बारे में बात करें तो मेष राशि वालों को लाल वस्तुओं का दान करना है, लाल दाल का दान कर सकते हैं। वृष राशि वाले सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, चीनी, चावल, दही, खाद्य पदार्थ दान कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले हरी मूंग की दाल का दान करेंगे। इसके बाद कर्क राशि वाले सफ़ेद बताशे का दान करें। सिंह राशि वाले गेहूं का दान करें। कन्या राशि वाले हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। तुला राशि वाले सफ़ेद वस्तु, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि वाले लाल दाल या लाल फल का भी दान कर सकते हैं। धनु राशि वाले पीली वस्तुओं का दान करें। इसके बाद मकर राशि वाले काली वस्तुओं का दान करें, काला तिल, काला मोजा, कोयले का भी दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले दान करेंगे वो छाया दान होगा, क्योंकि उनके जो लाइफ में जो ग्रहण का प्रभाव है वो काफ़ी नकारात्मक है, तो उन्हें अपनी छाया का दान करना है। एक पात्र में तेल ले लें, तेल में अपना चेहरा देखें और उसी पात्र को तेल सहित दान कर दें। मीन राशि वाले पीली वस्तुओं का दान करें। जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता होता, वो लोग गेहूँ का दान कर सकते हैं ग्रहण के पश्चात। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप बता रही हैं कि ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण क्या होता है? खंडग्रास सूर्य ग्रहण वो ग्रहण होता है जो पूर्ण रूप से नहीं लगता है। ग्रहण जब लगता है तो कई तरह से होता है। आंशिक ग्रहण थोड़ा सा छू के चला जाता है, उसके बाद खंडग्रास, यानी कि खंड एक पार्ट, खंड का मतलब होता है पार्ट, ग्रास का मतलब होता है उसको अपने अंदर ले लेना। तो जो सूर्य का जो प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा वो थोड़ा दिखाई देगा, काफ़ी हद तक वो ग्रहण के चपेट में आ जाएगा। इसी को हम लोग खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं।
बिल्कुल, ये हैं पंडित गुंजन वार्ष्णेय जो कि ये बता रही हैं कि जो सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को पड़ने वाला है, उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोगों को जो ग्रहण है उसका असर, नकारात्मक असर ना पड़े या कम से कम पड़े, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये इन्होंने हमें विस्तार से बताया। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।